नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने हिंदी की क्लास में। दोस्तों, आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12th के हिंदी 100 मार्क्स में चैप्टर नंबर 1 करने वाले हैं, जो कि आपके पदखंड से हैं। दोस्तों, आपको तो अच्छे से मालूम होगा कि आपके पदखंड के चैप्टर नंबर 1 क्या है। कड़बक किसके द्वारा लिखा गया है? मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा। तो आज हम लोग आज की क्लास में पूर्ण तरीके से सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, और आपके लेखक परिचय हो या पाठ परिचय हो या व्याख्या हो या तो उसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर में लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हो, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हो, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर हो, सभी मूल बिंदुओं पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। ओके, सो यहाँ ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम अपने कड़बक पाठ के जो आपके कवि हैं मलिक मोहम्मद जैसी जी, उनके बारे में एक शॉर्ट से जीवन परिचय कर लें। तो हम लोग अच्छे से जानते हैं कि हमारा पाठ का नाम है कड़बक, और इसके जो कवि है इनका नाम है पूरा क्या? तो मलिक मोहम्मद जैसी जी। इनका एक अन्य नाम भी है दोस्तों। अन्य नाम क्या है? तो जैसी जी के नाम से हम लोग जाना जाता है, और पूरा नाम है मलिक मोहम्मद जैसी जी। ठीक है जी, ओके। मलिक मोहम्मद जैसी जी का जन्म कब हुआ था? तो कहेंगे कि सन 1397 और 1400 है ना 94 ईस्वी के बीच में। ठीक है जी, ओके जी। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर बात की जाए मलिक मोहम्मद जैसी जी के मृत्यु के बारे में, तो हम लोग कह सकते हैं कि 5 रज्जब 949 हिजरी में, है ना। कहने का ये अर्थ हो गया कि 1542 में। ठीक है जी, हाँ। तो मलिक मोहम्मद जी का जन्म हुआ था 1397 और 1494 के बीच में, और इनके जन्मभूमि थे रायबरेली जिला उत्तर प्रदेश। और इनका मृत्यु कब हुआ था? तो कहेंगे 1542 में। अगर दूसरे भाषा में बोले तो 5 रजब 1949 हिजरी में। अब बात कर लेते हैं कि आखिरकार मलिक मोहम्मद जी के अभिभावक अर्थात कि इनके पिता माता कौन है। तो कहेंगे कि इनके जो पिता हैं उनका नाम है मलिक राज अशरफ जी, है ना। और इनकी भाषाएं क्या है? तो कहेंगे कि अवधी छंद लिखा करते थे, अवधी भाषा, है ना। और छंद क्या है? तो दोहा चौपाही। ठीक है। मुख्य रचनाएं की बात बोले तो पांडवावत हो गया, अखरावट हो गया, आखिरी कलाम हो गया, चित्ररेखा हो गया, कहानामा हो गया, इत्यादि इनकी क्या है? मुख्य रचनाएं। और शैली कैसी है? तो कहेंगे अलंकारिक शैली है, प्रत्यात्मक शैली है ना, शब्द चित्रात्मक शैली है, तथा अतिशयोक्ति प्रधान शैली है। तो ये तो रहा आपके जो कवि हैं कड़बक के, इनके बारे में एक शॉर्ट टर्म में जीवन परिचय। लेकिन बस इतना ही नहीं दोस्तों, मैं आपको इनके बारे में थोड़ा डिटेल्स में भी बताने की पूरी कोशिश करूंगा, बिकॉज ऑफ गाइस कि अगर आप इतना कर लेते हो तो कहीं ना कहीं आप हर चीज़ों में अच्छी जानकारी हासिल कर लेते हो। ठीक है दोस्तों, तो अब कोशिश करते हैं मलिक मोहम्मद जैसी के जीवन के बारे में डेप्थ एनालिसिस करने के बारे में, ताकि इनसे जितने भी संबंधित प्रश्न हो आप आसानी से उसे बनाने में सक्षम हो जाओ। ठीक है जी, ओके। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा बाबू मेरे, अगर बात की जाए कड़बक पार्ट 1 जिसका नाम है कड़बक, और बात करें इनके कवि कौन है तो मलिक मोहम्मद जैसी जी, तो उनके जीवन का परिचय जानते हैं। सबसे पहले कहेंगे कि जो जैसी जी हैं मलिक मोहम्मद जैसी जी एक निर्गुण धारा भक्ति धारा के क्या है? प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि हैं। ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि मलिक मोहम्मद जी किस धारा के कवि हैं? तो हम कहेंगे प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख धारा के कवि हैं। कौन? मलिक मोहम्मद जैसी जी। ठीक है। हाँ, कहेंगे निर्गुण भक्ति धारा के प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जैसी जी हैं। मलिक मोहम्मद जैसी जी का जन्म कब हुआ था? तो कहेंगे 1492 में, इसके आसपास में ही ये अनुमानित बोला जाता है। कहेंगे वे उत्तर प्रदेश जायस नामक स्थान के रहने वाले थे। कौन? मलिक मोहम्मद जैसी जी। और उनके पिता का नाम था मलिक शेख ममरेज, है ना, या कह लीजिए तो मलिक राजे अशरफ। तो ये दोनों चीजें पूछी जाती हैं कि मलिक मोहम्मद जी के पिता का नाम क्या था? तो मलिक शेख ममरेज भी नाम था, और इन्हीं का दूसरा नाम था मलिक राजे अशरफ। तो दोनों नाम याद रखेंगे आप। जैसी जी एक प्रकार से कुरूप व काने थे। कुरूप कहने का मतलब हो गया उनके शारीरिक में कुछ ऐसी कमियां थी, और वह एक काने भी थे। ठीक है, ओके। कहते हैं क्या कमी थी? तो कहेंगे कि उनको चेचक के कारण से उनका चेहरा ना रूप विहीन हो गया था, मतलब उनका चेहरा चेचक के कारण से, है ना, कुरूप हो गया था, है ना जी। हाँ, सुंदरता घट गई थी, कुरूपता हो गई थी, है ना, चेहरे पे चेचक हो गए थे। और कहेंगे तथा बाई कान और आंख
से वो वंचित थे, ठीक है। उनकी जो बाईं कान है और आंख है ना, उनके नहीं थे, मतलब उससे वो वंचित थे। और उनकी 21 रचनाएं के उल्लेख मिलते हैं, जिसमें पांडवावत हो गए, अखरावट हो गए, आखिरी कलाम हो गए, और उसके साथ कहनामा हो गया, चित्ररेखा, कहावत इत्यादि, ये सारे के सारे प्रमुख हैं, जो कि मैंने अभी अभी थोड़ा सा बताया भी पहले, है ना। बिल्कुल। अब इनके बारे में और भी बातें जान लेते हैं, ताकि इनसे संबंधित कोई भी ऐसा वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो आप आसानी से बना पाओ। कहेंगे उनकी प्रसिद्ध रचना पांडवावत में, है ना, चित्तौड़ राजकुमार रतन सेन और सिन्हाल द्वीप की राजकुमारी पांडवावती और दिल्ली के साल्तनत के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की कहानी है। ये जो पांडववत वो कहानी लिखे थे ना, हाँ, तो ये कहाँ के राजा का था, तो कहेंगे चित्तौड़ के राजकुमार तानसेन थे, और उसमें एक सिंघल द्वीप की राजकुमारी पांडववती थी, और दिल्ली सल्तनत के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की कहानी है, ठीक है। हाँ, तो कहते हैं जयसी जी की मृत्यु कब हो गई, तो कहेंगे मृत्यु इनका 1548 में हो गई थी, है ना, करीब 1548 में ऐसा माना जाता है, उनका पूरा एक्यूरेट नहीं है, ठीक है। कहेंगे मलिक मोहम्मद जैसे एक प्रकार के प्रेम पीर के कवि कहलाते हैं। क्या? प्रेम पीर के कवि कौन कहलाते हैं? मलिक मोहम्मद जैसी जी। कहते हैं इस पाठ में 2 कड़वक आपको प्रस्तुत किए गए हैं, ठीक है जी। मलिक मोहम्मद जैसी जी ने इस पाठ में आपको 2 ऐसे कड़वक प्रस्तुत किए हैं। पहला कड़वक जो है पांडवावत के प्रारंभिक छंद तथा दूसरे कड़वक जो है पांडवावत के अंतिम छंद से लिया गया है। जो जैसे कि आपको पता है कि पांडवावत जो मलिक मोहम्मद जैसी जी राजकुमार तानसेन और राजकुमारी पांडवावती के द्वारा दिल्ली सल्तनत के सुल्तान अलाउद्दीन पे एक कहानी लिखे थे, तो उन्हीं में 2 ऐसे कड़वक ले लिए गए हैं। अगर बात करें पहला कड़वक के, तो ये प्रारंभिक छंद से पहला कड़वक लिया गया है, और दूसरा कड़वक जो है आपके पांडवावत के अंतिम छंद से लिया गया है। कहेंगे प्रथम कड़वक में कवि ने, है ना, रूप विहीनता और एक आंख के अंधेपन के बारे में कहते हैं। मतलब पहले कड़वक को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मलिक मोहम्मद जैसी जी रूपहीनता के बारे में बताते हैं, कि आखिरकार रूपहीनता जो होती है ना, कि जो रूप विहीन होता है, मतलब उनके रूप ठीक नहीं होते, उनमें कुरूपता होती है, वो कैसा इंसान होता है, उसे कैसा अपने आप में सोचना चाहिए, है ना। और दूसरी बात वह अपने एक आंख के अंधेपन के बारे में बताते हैं, कि अगर कोई एक आंख से अंधे हो तो वह कैसा होता है और क्या सोचता है। दूसरी बात करें तो वह एक रूप से अधिक अपने गुणों की ओर अपना ध्यान खींचते हैं। मतलब मलिक मोहम्मद जैसी जी अपने रूप पे ज़्यादा ध्यान ना देते हुए अपने गुणों के बारे में बतलाते हैं, कि आदमी को गुणवान होना चाहिए, ना कि रूपवान होना चाहिए। रूप तो भाई आज है कल मिट्टी में हो जाएंगे, अगर आपके पास गुण है तो अजर अमर रहेंगे, क्योंकि आने वाले दिनों में जो लोग याद करते हैं आपके रूपों से नहीं, बल्कि आपके कर्मों से, आपके गुणों से, है ना जी। जैसे मान लीजिए लता मंगेशकर जो थी, है ना, उनका गुण क्या था, कि एक बहुत ही बड़ा इंडियाज बेस्ट एक सिंगर थी, है ना। बहुत ऐसे ऐसे सॉन्ग्स गाई हैं जो आज भी हम लोग हर एक 15 अगस्त और 26 जनवरी पे सुना करते हैं। और भी बहुत सारे ऐसे फिल्मी सॉन्ग भी गाए हैं जो कि हम लोग गा के बहुत मधुरमय हो जाते हैं। तो आखिर किस कारण से? उनके रूप से ना जीना, बिल्कुल नहीं, उनके गुणों से। उनके गुण ऐसे थे कि आज भी लता मंगेशकर हमारे बीच जिंदा है ना। तो बस यही कहना चाहते हैं कि गुण बहुत बड़ा मायने रखता है, ना कि रूप। कहते हैं द्वितीय कड़वक में कवि ने अपने काव्य और उसकी कथा सृष्टि के बारे में हमें बतलाते हैं। कहते हैं कि दूसरे कड़वक को अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें जो हमारे मलिक मोहम्मद जैसी जी हैं वो अपने काव्य के बारे में बतलाते हैं, और अपने काव्य सृष्टि के बारे में बतलाते हैं कि हमारे जो काव्य हैं कितना प्रचलित हैं, हमारे काव्य से कितना लोग आकर्षित होता है, हमारे काव्यों में कितनी जादू है ना। बस यही बतलाना चाहते हैं, ठीक है जी, ओके। अगर देखा जाए तो वह कहते हैं कि मनुष्य मर जाता है पर उनके कृति सुगंध की तरह पीछा रह जाती है। भाई बात बिल्कुल ही सही कह रहे हैं यहाँ पे मलिक मोहम्मद जैसी जी। कहना चाहिए ये कि ये कहना चाह रहे हैं मलिक मोहम्मद जैसी जी कि देखिए, मनुष्य आज है, कल हो सके ना भी रहे, लेकिन उसके जो कर्म किए गए हैं, जो उसका गुण है, कहीं ना कहीं हमारे बीच आज भी जिंदा रहता है। उदाहरण के लिए मैंने आपको पहले भी समझाया है कि हमारी लता मंगेशकर जी थी, है ना जी। और क्या ही बोल सकता हूँ, इनसे बड़ा क्या ही उदाहरण दे सकता हूँ। तो आप खुद सोच सकते हैं कि मलिक मोहम्मद जी जैसी जी हमें समझाने के लिए कहाँ से, है ना भाई,
कमान चला रहे हैं, तीर छोड़ रहे हैं, कि भाई हम लोग समझ जाएं कि यहाँ पे रूप कोई भी मैटर नहीं करता है आपके अंदर के गुणों के बारे में, है ना जी। आप गुणवान हैं तो आप भाई दुनिया को जीत सकते हैं, आप रूपहीन भी हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप में टैलेंट होनी चाहिए, आप में गुण होने चाहिए। तो ये कुल मिला के आपके कवि के बारे में परिचय था। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ चुके होंगे। चलिए तो अब हम अपने अपने काव्य के बारे में बात करते हैं। जो कड़वक कविता का अर्थ है हम आपको पूरी तरह से समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है जी। ओके, सो यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर कड़वक कविता का अर्थ जाने तो हम लोग कड़वक 1 और कड़वक 2 में से बांट चुके हैं, क्योंकि ये आपका पाठ पुस्तक में ही बांटा गया है, कड़वक 1 और कड़वक 2, जो कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि कड़वक 1 जो है पांडववध के प्रथम छंद से लिया गया, कड़वक 2 जो है पांडववध के अंतिम छंद से लिया गया है। तो अब जानते हैं कि कड़वक 1 में क्या क्या कहे हैं हमारे मलिक मोहम्मद जैसी जी, ठीक है जी। ओके, यहाँ ध्यान दीजिएगा, कहे अगर कि एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, है ना, सोई बिमोहा जय कवि सुनी। इसका मतलब क्या होता है, गौर कीजिएगा। कहेंगे एक नैन कवि मोहम्मद गुनी सोई बिमोहा जय कवि सुनी। इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग कह सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्ति मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित महाकाव्य पांडववध के अंश हैं, जिसमें कवि कहते हैं कि एक नैन के होते हुए भी जो मलिक मोहम्मद जैसी हैं वो गुणवान हैं। क्या कहते हैं कवि कि एक नैन के होते हुए भी मलिक मोहम्मद जैसी जी, है ना, अर्थात कि आपके कवि क्या हैं, गुणवान हैं। और जो भी उनकी काव्य को सुनता है, मलिक मोहम्मद जैसी जी की जो कविताएं हैं, उनकी जो कलाकृतियां, उनकी जो काव्य है, वो सुनता है, वह पूरी तरह से मोहित हो जाता है। क्या हो जाता है, मोहित हो जाता है, ठीक है जी। चलो जी, बढ़िया। तो आपने पहला लाइन समझ लिया, चलो दूसरा वाला समझते हैं। कहते हैं क्या, चांद जैस जग विधि अवतारा दीन ह कलंक किन्हीं उजियारा। इसका मतलब क्या होता है कि जो चांद है ना, जगत में विधि ने अवतार किया है। मैं आपको पूरी तरह से समझाता हूं। कहेंगे क्या, चांद जैस जग विधि अवतारा दीन है कलंक किन्हीं उजियारा जग सुझा एक ही नैनहा, है ना, उबा सुख अस नख तक महा। इसका मतलब क्या होता है, कहेंगे क्या, प्रस्तुत पंक्ति मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित महाकाव्य पांडववध के अंश है, जिसमें मलिक मोहम्मद जैसी जी कहते हैं, अर्थात कि कवि कहना चाहते हैं कि ईश्वर ने उन्हें चंद्रमा की तरह इस धरती पे उतारा है। क्या कहना चाहते हैं कि ईश्वर ने मलिक मोहम्मद जैसी को चंद्रमा की तरह इस धरती पे उतारा है। जैसे चंद्रमा में कमी है वैसे ही कमी भी में है, मतलब जिस तरह से चंद्रमा में कमी पाया जाता है ना, उसी तरह से हमारे मलिक मोहम्मद जैसे में भी कमी है। जबकि अगर चंद्रमा को देखा जाए तो कभी चंद्रमा की तरह अपने काव्य की प्रकाश पूरे संसार में फैला रहे। अगर चंद्रमा को देखा जाए तो अपने प्रकाश से पूरे सृष्टि को, पूरे ब्रह्मांड को क्या करते हैं, प्रकाशित करते हैं, लेकिन फिर भी उस चंद्रमा में दाग है। ठीक उसी प्रकार से मलिक मोहम्मद जी जैसी जी कहना चाहते हैं कि ईश्वर ने उन्हें चंद्रमा की तरह इस धरती पे उतारा है, लेकिन जैसे कि चंद्रमा में कमी है, ठीक वैसे कवि में भी कमी है। और अपने काव्य के माध्यम से ये कहना चाहते हैं मलिक मोहम्मद जैसी जी कि जिस तरह से चंद्रमा अपने काव्य के प्रकाश से पूरे संसार को क्या करते हैं, है ना, अपने प्रकाश से संसार को प्रकाशित करते हैं, ठीक उसी प्रकार से मलिक मोहम्मद जैसी जी अपने काव्य से पूरे संसार को प्रकाशित कर रहे हैं, अपने संसार में पूरे प्रकाश को फैला रहे हैं। कहते हैं जिस प्रकार अकेला शुक्र नक्षत्रों के बीच उदित है, जैसे आप शुक्र ग्रह को देखेंगे तो पूरे नक्षत्रों में वो बिल्कुल उदित है, मतलब थोड़ा सा अलग दिखने वाला है, थोड़ा सा हटकर है, अपने आप को वहां विराजमान किया हुआ है। ठीक उसी प्रकार कवि ने भी अपनी एक आंख से इस दुनिया को भली भांति समझ लिया है। अब कवि कहना चाहते हैं कि भले ही मेरे एक ही नयन हो, लेकिन उसके बावजूद भी मैं अपने एक ही नयन से इस पूरी दुनिया को भली भांति समझ लिया हूँ, मुझे कोई भी तरह का दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, हाँ, कवि कहना चाहते हैं कि भले ही मेरे पास एक नयन ना हो, कोई बात नहीं है, भले हम कुरूप हो,
कोई बात नहीं, जिस तरह से चांद है, चांद से प्रकाशित पूरी दुनिया होती है, उसी तरह से मैं भी एक चांद की तरह हूं और मेरे में कुरूपता भी है। तो क्या हो गया, चांद में भी तो दाग है। जिस तरह से चांद में दाग होते हुए चांद पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी तरह से मेरे में दाग है, लेकिन फिर भी हम अपने काव्य से इस पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करेंगे, अपने ज्ञान से पूरे संसार को व्याप्त कर देंगे, अपने ज्ञान से पूरे संसार को फैला देंगे। और कहते हैं कि जिस तरह से अकेला एक शुक्र नक्षत्रों के बीच उदित है, मतलब वहां पे विराजमान है, ठीक उसी प्रकार से कवि कहना चाहते हैं कि भले मेरा एक आंख ना हो, फिर भी हम पूरी दुनिया को भली भांति समझ चुके हैं, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। आगे कहना चाहते हैं कि जो लही अम्ब ही डाब ना होई। क्या कहना चाहते हैं, जो लही अम्ब ही डाब ना होई, तो लही सुगंध बसाई न सोई। अब कहना क्या चाहते हैं कि प्रस्तुत पंक्ति मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के अंश है, जिसमें कवि कहना चाहते हैं, अर्थात कि आपके मलिक मोहम्मद जैसी जी कहना चाहते हैं कि जब तक आम में, है ना, नुकीली डाब मतलब मंजरी नहीं होती, जब तक उसमें सुगंध नहीं आती। आप अगर आमों को देखेंगे तो आमों में सुगंध कब नहीं आते हैं, जब तक कि उसमें डाब नहीं लग जाती, जब तक कि उसमें मंजरी न लग जाती। तो कहते हैं जब तक आम में नुकीली डाब अर्थात कि मंजरी नहीं होती, तब तक उसमें सुगंध नहीं आती। जो लही अम्ब ही डाब ना होई, तो लही सुगंध बसाई न सोई। ठीक है जी, ओके। आगे कहते हैं किन्हा समुद्र पानी जो खारा, है ना, कहते हैं किन्हा समुद्र पानी जो खारा, तो अति भयो असूझ अपारा। इसका मतलब क्या होता है, तो असूझ का मतलब ये सूझने लायक ना हो, मतलब बहुत दूर हो, बहुत दूर हो, जब जाते रहा सूझ ही नहीं रहा, कहाँ तक जाएगा, है ना, तो असूझ बोलते हैं। कहते हैं किन्हा समुद्र पानी जो खारा, अति भव असूझ अपारा। अर्थात कवि कहना चाहते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियां मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के अंश है, और कवि कहते हैं कि समुद्र की पानी जो है खारा है, समुद्र की पानी क्या है, खारा है, इसीलिए ही वह असूझ और अपार है। अब इसका मतलब ये कहना चाहते हैं कि भले ही समुद्र की जो पानी है ना, खारा है, और खारा होते हुए भी अगर उसको देखा जाए तो वो पूरे संसार में व्याप्त है, पूरा फैला हुआ है, पूरा अपार है, असूझ है ना जी, लंबे लंबे दूरियां तय करी हुई है, फिर भी वो क्या है भाई, खारा है। भले वो खारा है, लेकिन उससे ज्यादा अपार, उससे ज्यादा असूझ, उससे ज्यादा व्याप्त कोई पानी नहीं है ना, जितना समुद्र के पानी है। ठीक है जी, आगे देखिए क्या कहना चाहते हैं। इसी तरह से मतलब कभी अपने आप पे घटा के कहना चाहते हैं, जिस तरह से समुद्र खारा होते हुए पूरा संसार में असूझ और अपार है, फैला हुआ है, व्याप्त है, ठीक मेरे में भी उसी तरह से खारापन है, मेरे में भी उस तरह की कमी है, फिर भी हम अपने काव्यों के माध्यम से हम पूरे संसार में असूझ हो जाएंगे, हम पूरे संसार में अपार और व्याप्त हो जाएंगे, फैला देंगे अपने ज्ञानों को, अपनी काव्यों को। ठीक है, आगे देखिए क्या कहते हैं, जो सुमोरो त्रिशूल विनाशा, भा कंचन गिरी आग आकाशा। इसका मतलब समझिएगा, कहते हैं प्रस्तुत पंक्ति मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के अंश हैं, जिसमें कवि कहते हैं कि जब तक सुमेरु पर्वत को त्रिशूल से नष्ट नहीं किया गया, तब तक वह सोने का नहीं हुआ। आप सुमेरु पर्वत देखे होंगे, तो सुमेरु पर्वत में क्या हुआ था कि जब तक, है ना, त्रिशूल से उसे नष्ट नहीं किया गया था, तब तक वह सोने भांति ना बन पाया था। सोने का भांति कब बना था, जब सुमेरु पर्वत को त्रिशूल से नष्ट कर दिया गया था। ठीक है, कहते हैं जो लहे घड़ी कलंक न अपारा, जो लहे घड़ी कलंक न पारा, कांच होई नहीं कंचन कारा। इसका मतलब क्या होता है, कहेंगे क्या कि प्रस्तुत पंक्ति मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित महाकाव्य पांडवावत के अंश हैं, जिसमें कवि कहते हैं कि जब तक घेरिया क्या होता है, तो घेरिया कहते हैं सोने गलाने वाले पात्र, जिसमें सोने को गलाया जाता है ना, वही को कहते हैं कि जब तक सोने गलाने वाले पात्र में सोने को गलाया नहीं जाता, तब तक वह कच्ची धातु, है ना, सोना नहीं होता।
बिल्कुल सही बात है। अगर आप सोनों को सोने के भांति देखना चाहते हैं तो उसे कष्ट तो देना पड़ेगा, उसे सोने गलाने वाले घड़िया में, वो पात्र में आपको उसमें उसे गलाना पड़ेगा, पिघलाना पड़ेगा, तपना पड़ेगा, तभी आप एक अच्छे इंसान बन पाएंगे। समझ रहे बात आप? बिल्कुल। चलो जी, बढ़िया। ओके, आगे देखते हैं। कहेंगे क्या? एक नैन जस दर्पण ओ, है ना, एक नैन जस दर्पण ओ तहि निर्मल भाव, सब रूपवंत गही मुख जो वही कई चाऊ, है ना। समझिएगा, कहते हैं एक नैन जस दर्पण ओ तेहि निर्मल भाव, सब रूपवंत गही मुख जो वही कई चाऊ। अब इसका मतलब क्या होता है? कहते हैं प्रस्तुत पंक्ति मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित महाकाव्य पांडवावत के अंश हैं, जिसमें कवि कहते हैं कि वे एक नयन के होते हुए भी दर्पण की तरह निर्मल और स्वच्छ भाव वाले हैं। अब देखिए यहां पे क्या कहना चाहते हैं कि भले मलिक मोहम्मद जैसी में क्रूरता है, भले उनमें बहुत सारी कमियां हैं, उनके एक नयन है, तो क्या हुआ, वो इन सभी चीजों को ध्यान नहीं देते, बल्कि वो किस चीज का ध्यान देते हैं? तो वो ध्यान देते हैं कि हम एक नयन के होते हुए भी, है ना, हम अपने अच्छे विचारों पे ध्यान देते हैं, हम अपने आप में निर्मल हैं, हम अपने आप में स्वच्छ भाव रखने वालों में से हैं। भले मेरे एक नयन है तो क्या हुआ, लेकिन मैं जो हूं, है ना, निर्मल हूं, मैं स्वच्छ भाव वाले हूं। और उनकी इसी गुण की वजह से, है ना, क्या होते हैं, बड़े बड़े रूपवान लोग भी, है ना, चरण पकड़कर कुछ पाने की इच्छा के लिए उनके मुख की तरफ ताका करते हैं। मतलब समझिएगा यहाँ पर कहना क्या चाहते हैं कवि? कवि कहना चाहते हैं भले मेरे एक नयन ना हो, भले हम अपने, है ना, सुंदरता में कुरूपता को ढूंढ लेते हैं, तो क्या हुआ, फिर भी हम सुंदरता में कुरूपता को ढूंढ लिए तो क्या हुआ, भले मेरे एक नयन नहीं है तो क्या हुआ, फिर भी मेरे से रूपवान व्यक्ति भी अपने आप में चाहत रखता है, ललक रखता है कि हम आपसे दो बातें, अच्छी बातें सीख पाएं, ताकि मेरा भी मन स्वच्छ और निर्मल हो पाए। मलिक मोहम्मद जी कहते हैं कि वे एक नयन के होते हुए भी दर्पण की तरह निर्मल और स्वच्छ भाव के हैं, और उनकी इसी गुण के कारण बड़े बड़े रूपवान व्यक्ति भी उनके चरण पकड़े रहते हैं, कुछ पाने की इच्छा करते हैं और उनके मुख की तरफ ताका करते हैं कि ताकि दो ज्ञान पैसे की मिल जाए तो जीवन धन्य धन्य हो जाए। समझ में आ रही बात? बिल्कुल जी। आगे देखते हैं। अब आ गया आपका कड़वक नंबर 2। ठीक है दोस्तों, कड़वक नंबर 2 को बढ़िया से बारीकी से समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं पूरी तरह से समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, अब देखिए कड़वक नंबर 1 में आपने सीख लिया, उसमें क्या बातें बताए हैं। तो मलिक मोहम्मद जैसी जी कड़वक 1 में बस अपने एक नयन के बारे में और अपने कुरूपता के बारे में सिखाए हैं। वो कहे हैं कि रूपों के होना ना होना एक अलग बात है, गुणवान होना चाहिए एक खास बात है। ठीक है जी, बात यही कुल मिला के हमारे मलिक मोहम्मद जी बताए हैं। ठीक है, ओके। अब देखिएगा कड़वक नंबर 2 क्या कहता है। कहते हैं कि मोहम्मद कमी यह जोरी सुनावा, सुना जो प्रेम पीर गा पावा, जोरी लय रकत के लेई, गाढ़ी प्रीति नैनन जस लेई, है ना, जल भेई। अब यहाँ पे समझिएगा बढ़िया से इस लाइन का क्या अर्थ निकल के आता है, और आप किस तरह से, मान लीजिए किसी लाइन को दे दिया जाए आपके एग्जाम में, तो आप किस तरह से इसे, है ना, व्याख्या करेंगे, ये भी सीखते चलिएगा। तो कहेंगे क्या, प्रस्तुत पंक्ति मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित महाकाव्य पांडवत के अंश है, जिसमें कवि अपने काव्य के बारे में बताते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं कि मोहम्मद कवि यह जोरी सुनाबा, सुना जो प्रेम पीर गा पावा, जोरी लई रकत के लेई, गाढ़ी प्रीति नैनहन जल भेई। इसका मतलब ये हो गया कि मोहम्मद, मलिक मोहम्मद जैसी जी, मतलब मैंने, वो कहना चाहते हैं कि मैंने यह काव्य रचकर, है ना, सुनाया है, और जिसने भी यह सुना वो प्रेम की पीड़ा का अनुभव किया है ना, उसे प्रेम का पीड़ा का क्या हुआ, अनुभव हुआ है। अब यहाँ पे ये कहना चाहते हैं मलिक मोहम्मद जैसी जी कि मलिक मोहम्मद जैसी जी ने यह काव्य को रचकर सभी को सुनाया है, और जिसने भी इनके काव्य को सुना
उसने प्रेम की पीड़ा का अनुभव किया है और कहना चाहते हैं कि मैंने इस काव्य को रक्त की लेई से लगाकर जोड़ा है। मतलब जो शब्दों का चयन किए हैं और जो शब्दों का मिलान हुआ है, जोड़ा गया है जो शब्दों को, किससे? तो कहते हैं कभी मैंने अपने रक्तों से इन शब्दों को जोड़ा है, पिरोया है और गाढ़ी प्रीति को आंसुओं के जल से भिगोया है ना जी। और कहते हैं अपने आंसुओं के जल से भिगोया है, अपने शब्दों को अपने रक्तों से पिरोया है, जोड़ा है। ठीक है, ओके। अब आगे समझिएगा, कहते हैं औ मन जानी कवित उस कीन्हा, ओ मन जानी कवित उस कीन्हा, मक यह रज जगत मन चीन्हा। अब इसका मतलब क्या है समझिएगा, पूरा डिटेल्स में हम आपको समझाएंगे। पहले लाइंस तो पहले कंप्लीट कर लेते हैं। कहाँ सो रतन सेन असराजा, कहाँ सो रतन से असराजा, कहाँ सुबह असी बुद्धि अपराजा, कहाँ उलादीन सुल्तानू और कहाँ राजो जई किन्हा बखानू, कहाँ स्वरूप पाद्मावती रानी, कोई न रहा जग की यही कहानी या जग रही कहानी। अब पूरा डिटेल्स में समझने की कोशिश कीजिएगा उसके प्रत्येक अर्थों को। ठीक है, कहेंगे क्या कि प्रस्तुत पंक्ति मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित महाकाव्य पांडववत के अंश हैं, जिसमें कवि कहते हैं, क्या कहते हैं कि मैंने इस काव्य की रचना जानकर की है ना, जानबूझ के की है। कहना चाहते हैं कि मैंने इस काव्य की रचना यह जानकर की है, जानबूझ के की है कि मेरे ना रहने के बाद इस संसार में मेरी आखिरी निशानी यही हो। अब इसलिए यह किए हैं कि मेरे ना रहने के बाद, मतलब मैं रहूं या इस धरती पे ना रहूं, लेकिन मेरे काव्य और मेरे नाम जरूर रहे। ये ऐसा ललक दिखा रहे हैं अपने मलिक मोहम्मद जैसी जी कि मैं इस काव्य की रचना इसलिए किया हूं, चाहे मैं इस धरती पे रहूं या ना रहूं, इस संसार में मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन मेरी आखिरी निशानी यही हो। और अब ना रहा वह रतन सेन, जो राजा था रतन सेन, है ना, तो कहते हैं क्या अब ना रहा वह रतन सेन और ना रही वह रूपवत पांडवावती रानी, है ना, और ना रहा वह बुद्धिमान सुवा और ना रहा राघव चेतन, है ना रहा वह राघव चेतन और उलालदीन, है ना रहा उलालदीन। कहते हैं आज इसमें से कोई भी नहीं, है ना, आज इसमें से कोई भी नहीं है, लेकिन यश के रूप में उनकी कहानी रह गई। अब अगर बात देखा जाए तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। कहाँ है वो राजा सेन, है ना, कहते हैं कहाँ है वो रत्न सेन राजा, कहाँ है वो रूपवत पांडवावती रानी, कहाँ है वो बुद्धि का सुवा और कहाँ है वो राघव चेतन। कोई भी नहीं है, ना ही उलालदीन है, कोई भी इस सृष्टि पे जिंदा नहीं है, कोई भी इस दुनिया में नहीं है। लेकिन आज उनमें से हर कोई भी नहीं है जरूर, लेकिन उनकी लिखी गई जो कहानी है, उनकी जो यादें हैं, उनके जो गुण हैं, आज भी हमारे पास है ना, आज भी हम उनको पढ़ रहे हैं। आगे कहना चाहते हैं क्या, धानी सोई जस तीरती जासू, फल मरे पै मरे नबाशु। इसका मतलब समझिएगा, कहते हैं प्रस्तुत पंक्ति मलिक मोहम्मद जैसे द्वारा रचित महाकाव्य पांडववत के अंश हैं, जिसमें कवि कहते हैं कि वह पुरुष धन्य है जिसकी कृति और प्रतिष्ठा इस संसार में उसी तरह रह जाती है जिस प्रकार से पुष्प मुरझा जाने पर भी उसका सुगंध रह जाता है। बिल्कुल सही बात कहना चाहते हैं मलिक मोहम्मद जैसी जी कि वह जो पुरुष है वो बहुत ही धन्य है, वो अपने में अपार कृपा पाया हुआ है इस संसार से, कि जिस प्रकार से कोई पुष्प मुरझा जाने के बाद भी वो अपना सुगंध फैलाए रखता है, ठीक उसी प्रकार से वो इस दुनिया से चले जाने के बाद भी वो अपने कलाकृतियों के माध्यम से, वो अपने काव्य के माध्यम से कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में जगह बनाए रहता है। वो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा रहता है। और मैं भी यही चाहता हूँ कि लोग मेरे गुणों से मुझे याद करें, ना कि मेरे रूपों से, ना कि मेरे एक नयन के ना रहने से।
ठीक है जी। कहते हैं कई ना जगत जस बेचा, कई ना लिन्हा जस मोल, यह जो पढ़ कहानी हम सवेरे दुई बोल, है ना जी। हाँ, अब यहां समझिएगा, कहेंगे क्या प्रस्तुत पंक्ति मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित महाकाव्य पांडववत के अंश है, जिसमें मलिक मोहम्मद जैसी जी अर्थात आपके कवि कहते हैं कि इस संसार में यश ना तो ना किसी को बेचा है। कहते हैं कि इस संसार में यश ना तो किसी को बेचा है और ना ही किसी ने खरीदा है। यश को कोई बेच सकता है क्या? ना जी। कोई यश को खरीद सकता है? बिल्कुल नहीं, कभी हो ही नहीं सकता। कभी कहते हैं कि जो मेरे कलेजे के खून से रचित यह कहानी पढ़ेगा वह हमें दो शब्द में याद जरूर करेगा, यह हमें दो शब्द में याद जरूर करेगा। ठीक है जी, चलो जी, बढ़िया बात है, समझ में आ रही बात है। ओके, तो ये कुल मिला के आपके मलिक मोहम्मद जैसी जी के द्वारा जो रचित पाठ था उसके बारे में फुल डिटेल्स था। अब ये आपके आ गए क्या भाई, क्वेश्चंस, है ना, जो कि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, हाँ, आपके पाठ की व्याख्या है। तो बाकी सारी चीजें हम आपको बिल्कुल सीक्वेंस में लेके आए हैं, समझने की पूरी कोशिश कीजिएगा। अभी हम सबसे पहले आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करवा देते हैं। ठीक है जी, चलो जी, बढ़िया, गौर कीजिएगा बाबू मेरे सभी लोग। ठीक है, ओके जी, बढ़िया, ओके ओके ओके। अब यहां गौर कीजिएगा सभी लोग बढ़िया से। चलो, कहते हैं क्या कि कड़वक के कवि कौन है? तो क्या बोलेंगे, कड़वक के कवि कौन थे हमारे भाई? हाँ बिल्कुल, मलिक मोहम्मद जैसी जी। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ना। चलो, बहुत अच्छी बात है, इसी तरह से आप अपने आप में जवाब देते बनिएगा। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। मलिक मोहम्मद जैसी की कविता कौन सी है? तो हम लोग क्या कहेंगे, कड़वक है। क्या है बाबू मेरे, कड़वक है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ओके, अब ध्यान दीजिएगा, तीसरा प्रश्न है कि मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म कब हुआ था? तो मैंने बताया था कि इनका जो जन्म है ना, एक अनुमानित जन्म तिथि है। थोड़ा सा आप गौर कीजिएगा कि हम अनुमान में भी वह कौन सा तिथि बताए थे। तो हम कहेंगे मलिक मोहम्मद जैसी जी का जो जन्म है ना, हाँ, वह कब हुआ था? तो बिल्कुल 1492 के बीच में, मतलब इसी के बीच में उनका हुआ था, 92-94 के बीच में हुआ था, 92-94 के बीच में हुआ था। ठीक है, हाँ, 92-94 के बीच में हुआ था। चलो जी, बढ़िया। कहते हैं जैसी जी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? तो हम लोग कहेंगे मलिक मोहम्मद जैसी जी का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ? उत्तर प्रदेश में हुआ था। देखा जाए मलिक मोहम्मद जैसी किस प्रकार के कवि हैं? तो हम लोग कहेंगे मलिक मोहम्मद जैसी जी एक प्रकार के, है ना जी, हाँ, सूफी कवि हैं। कैसे? सूफी कवि हैं। आगे देखा जाए मलिक मोहम्मद जी का जन्म स्थान कहाँ है भाई? तो हम लोग कहेंगे मलिक मोहम्मद जैसी जी का जन्म स्थान है अमेठी। ठीक है, ओके जी। कहते हैं कि जैसी के पिताजी का नाम क्या है? मलिक मोहम्मद जैसी जी का पिता का नाम, दो चीजें थी, मैंने आपको बताया था, मोहम्मद, है ना, ममरेज भी नाम था, और शेख ममरेज होना चाहिए यहाँ पर, है ना, हाँ हाँ, शेख ममरेज होना चाहिए था, शेख ममरेज, है ना। ओके जी, चलो बढ़िया। जैसी जी थे, तो जैसी जी एक प्रकार के क्या थे? तो ये जैसी जी एक प्रकार के अपने आप में फकीर थे। ठीक है, फकीर कवि, फकीर कवि थे। कहते हैं जैसी जी हिंदी साहित्य के किस धारा से जुड़े हुए थे? तो हम लोग कहेंगे जैसी जी प्रेम मार्गी साहित्य से जुड़े हुए थे, प्रेम मार्गी कवि थे। ठीक है, प्रेम मार्गी कवि। आगे देखा जाए तो कहेंगे जैसी जी की जो काव्य है उनकी भाषा कौन सी है? तो हम लोग जानते हैं अच्छी तरह से कि मलिक मोहम्मद जैसी जी ज्यादातर अवधी भाषा में है काव्यों की रचना करी है, तो उनकी अवधी भाषा ही हो जाएगा। मलिक मोहम्मद जैसी का काव्य मुख्य रस क्या है? काव्य का मुख्य रस क्या कहलाता है मलिक मोहम्मद जैसी जी का? तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि मलिक मोहम्मद जैसी जी का जो काव्य रचना होता है उनका मुख्य रस होता है श्रृंगार रस। ठीक है, श्रृंगार रस कहेंगे। आगे देखा जाए तो कहेंगे मलिक मोहम्मद ने रत्नसेन और पद्मावती की कथा को किस प्रकार से जोड़ा है? तो हम लोग कहेंगे कि अपने रक्त के द्वारा जोड़ा है, अर्थात कि आप सी ऑप्शन सही बता दोगे मित्रों, है ना, हाँ, सी ऑप्शन सही बता दोगे मित्रों। ठीक है दोस्तों, ओके।
देखा जाए मलिक मोहम्मद जैसी ने रत्न सेन एवं पद्मावती के कथा को किसके द्वारा सींचा है? तो हम लोग कहेंगे अपने आंसुओं के द्वारा सींचा है ना, अपने आंसुओं के द्वारा सींचा है। ठीक है जी, चलो जी बढ़िया। कहेंगे जैसी जी ने, मतलब अर्थात कि मलिक मोहम्मद जैसी ने दोष से युक्त होते हुए भी, अब आपको तो पता है कि उनके चेचक थे, है ना, और दूसरा कि उनकी जो दाई थी कान और आंख, वो दोनों के दोनों नहीं थे, तो दोस्त होते हैं भाई। तो उनके मलिक मोहम्मद जैसी जी ये कहते हैं कि वो दोष युक्त होते हुए गुणवान है ना, दोष युक्त होते हुए गुणवान है। तो किस किस चीजों से? तो हम लोग जानते थे कि उनका चेचक था, दूसरा भाई है ना नेत्र दोष था। नेत्र दोष मतलब आंखें नहीं थी, है ना, एक कान भी नहीं था। चलो, मलिक मोहम्मद जैसी जी का किस प्रकार का काव्य गंभीर और व्यापक है? किस तरह से गंभीर और व्यापक है? तो हम लोग क्या कह सकते हैं? समुद्र की भांति। बिल्कुल भाई, समुद्र की भांति असूझ है, अपार है ना, मतलब जिस तरह से समुद्र असूझ अपार है, उनकी जो काव्य है ना, वो बिल्कुल इसी तरह से व्यापक रूप से फैला हुआ, गंभीर रूप से फैला हुआ है, बिल्कुल समुद्र की भांति। ठीक है, हाँ। कहेंगे इनमें से प्रेम के पीर कवि कौन कहलाते हैं? तो हम लोग कहेंगे प्रेम के पीर तो हमारे मलिक मोहम्मद जैसी जी ही कहलाते हैं। ठीक है, मलिक मोहम्मद जैसी जी ही कहलाते हैं प्रेम के पीर कवि। कड़वा कहाँ से लिया गया कविता है? तो हम लोग जानते हैं पांडवावत से लिया गया है ना, पांडवावत से लिया गया है। पांडवावती रानी रूप की रानी थी, है ना। कहते कड़वा के रचयिता कौन है? तो हम लोग कहेंगे मलिक मोहम्मद जैसी जी हैं। मलिक मोहम्मद जैसी जी कड़बक के रचयिता। 2 कड़बक लिखे हैं, है ना। पहला कड़बक जो है पांडवावत के प्रथम छंद से लिया गया, दूसरा कड़बक जो है आपके पांडवावत के अंतिम छंद से लिया गया है। तो कड़बक के रचयिता भी कौन हो गए? मलिक मोहम्मद जैसी जी हो गए। ठीक है, तो कहेंगे जैसी जी रचित पांडवावत की भाषा क्या है? तो हम लोग क्या बोले थे? ज्यादातर वो कैसे में लिखते थे? अवध भाषा में लिखते थे, तो अवधी भाषा ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अवधी भाषा। ठीक है, अवधी भाषा। अगला है मलिक मोहम्मद जैसी जी किस परंपरा के कवि रहे हैं? तो हम लोग अच्छे तरीके से अभी थोड़ा से देरी में मतलब पहले मलिक मोहम्मद जैसी जी का जीवन परिचय करा था, और उसमें हम आपको बताए हुए थे कि वो प्रेम ख्यानक काव्य परंपरा के कवि रहे हैं, मतलब वो प्रेम मार्गी कवि रहे हैं, है ना। तो प्रेम के ऊपर वो कविताएं लिखते हैं, तो प्रेम ख्यानक काव्य परंपरा के वो कवि रहे हैं। ठीक है, ओके। जैसी जी ने अपनी आंख की उपमा किससे की है? तो हम लोग अच्छे तरह से जानते हैं, कोई दर्पण से किए। कहते हैं कि मेरी जो आंख है बिल्कुल दर्पण की भली भांति स्वच्छ और निर्मल है ना जी। और उस दर्पण के सामने हर कोई बड़े से बड़े गुणवान व्यक्ति भी आना चाहता है। ठीक है, ओके जी। आगे देखते हैं मलिक मोहम्मद जैसी किस शाखा के कवि हैं? तो हम लोग अच्छे से जान गए हैं कि वह प्रेम मार्गी के शाखा के कवि हैं। प्रेम मार्गी शाखा के कवि हैं मलिक मोहम्मद जैसी जी। कहते कौन सी कृति जैसी की नहीं है? मतलब मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा लिखा हुआ कौन सा कृति नहीं है? तो हम लोग जानते हैं पांडवावती उन्हीं का है, अखरावट भी उन्हीं का है, आखिरी कलाम भी उन्हीं का है, मतलब मृगावती उनका नहीं है दोस्तों। मृगावती उनका नहीं है दोस्तों। ठीक है, ओके जी। कहते हैं पांडवावत किसकी रचना है? तो हम लोग कहेंगे मलिक मोहम्मद जैसी जी की रचना है। मलिक मोहम्मद जैसी जी की रचना है। ठीक है, ओके दोस्तों। अब देखिए ये सारे के सारे मैंने आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो हैं हाँ खत्म करवा दिए हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे ढंग से समझ चुके होंगे। अब बात करें तो आपका रह गया है क्या? सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के बारे में और पाठ के व्याख्या के बारे में। तो पाठ तो व्याख्या मैंने कर दिया है, एक जो होते हैं ना समरी लिखने के लिए, हाँ वो करवाने के लिए। तो मैं इसकी क्लास ना अगले क्लास में करवा दूंगा। जिस तरह से देख सकते हैं आप ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके बने हुए हैं एक ही स्लाइड में। बट मेरे ख्याल से क्या है ना कि अभी समय जो है ना हम लोग थोड़े थोड़े करके चलें तो बेहतर ढंग से हम लोग सीख पाएंगे। ऑब्जर्वेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी, तो आप थोड़ा ही सीखें, अच्छे से सीखें, और सारी चीज़ों को मैंने पूरी तरह से समझाने की कोशिश करी है। उम्मीद करते हो आप लोग समझ भी चुके होंगे। और भाई यही बात रहा तो हम लोग डेली के डेली